बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ कौमी सियासत में हलचल है जी, और हिलजुल भी है और हलचल भी है, उसके बारे में बात करते हैं। ख़ास तौर पे पीडीएम और पीडीएम के बाद मामलात जो शहबाज शरीफ साहब मुतहर्रिक हुए, उन्होंने एक इशाइया एक तरफ दिया है, खाने पे बुलाया था बतौर अपोजिशन लीडर, लेकिन इस इशाइये से बजाय इसके कि हुकूमत परेशान होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परेशान होती और हुकूमती सफ़ों में खिलबली मचती, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुज़दार हुकूमत को झटका लगता, हैरान कुन तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और हुक्मरान जमातें जो हैं वो तो टस से मस भी नहीं हुई, और उनको इस इशाइये ने बल्कि क्या कहना चाहिए ऑक्सीजन दी। और ये इशाइया इमरान ख़ान हुकूमत के लिए, बुज़दार हुकूमत के लिए हवा का ताज़ा झोंका साबित हुआ। और अगर थोड़ा बहुत कहीं था भी, कहीं नेहा खाने में कोई खौफ का अंसर जो है वो भी ख़त्म होता गया, और अपोजिशन के गुब्बारे से ऐसी हवा निकली है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। भला कैसे हुआ? ये कि शहबाज शरीफ लीडर ऑफ अपोजिशन वो जेल से रिहा हुए, और जेल से रिहा होने के बाद उनकी मंजिल थी बाहर लंदन वाया दोहा। जाके उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब अपने भाई को कुछ ब्रीफ़ करना था, कुछ मिन्नत तरला करना था कि आप मुझ पे एतमाद करें भाई साहब, मुझे मौका दें, मरीम सफदर साहबा को ज़रा थोड़ा सा पीछे करें, मुझे ज़रा क्रीज़ में उतारें, विकेट पे उतारें, मुझे खेलने का मौका दें और मैं अच्छा खेलूँगा, आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, ये था। लेकिन वो इमरान खान साहब ने उसको रोक लिया और नहीं जाने दिया। उसके बाद ज़ाहिर है जी वो क्या करते, उन्होंने खाने पे बुलाया। खाने पे बुलाने के बाद हुआ ये कि पिछली वीडियो में आपको डिटेल बता चुका हूँ, वो सुन लेना। लेकिन उसके बाद जो मरीम सफदर साहबा की तरफ से शदीद तरीन रद्द अमल आया वो बड़ा हैरान कुन है। उन्होंने पहले तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जहाँ पे होंगे वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है, अंकल मौजूद थे। लेकिन ये बात करके उन्होंने अगले ही लम्हे जो बात की वो बड़ी मज़े की थी। उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ का पीडीएम से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, और जो शहबाज शरीफ साहब ने इशाइया दिया उससे भी उनका कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि जो इशाइया था वो तो बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने दिया था, खाना खिलाना था, खाना खिला दिया, और उनका बस इख्तियार यही है, उनकी ड्यूटी यही थी। ड्यूटी का नाम लिया उन्होंने, कहा उनकी यही ड्यूटी थी जो उन्होंने कर दी। उसका पीडीएम से किसी किस्म का उस इशाइये से या शहबाज शरीफ साहब के उस इक़दाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पीडीएम अपना अलहदा है, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को पीडीएम में वापस बुलाया जाए या उनको दावत दी जाए। और उन्होंने कहा बिल्कुल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही है जो कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का है। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि ये कोई मजाक थोड़ी है कि जब चाहा पीडीएम में आ गए, जब चाहा पीडीएम से चले गए, ये नहीं हो सकता। अब ये सारा कुछ क्यों हो रहा था? फिर उसके बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन अब उसकी मज़ीद ख़बर ले लें। उसमें हुआ ये कि उसके बाद उन्होंने जाना था, शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से इस दौरान टेलीफोनिक कॉल हो गई मरीम सफदर साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की, और उन्होंने उसमें मना कर दिया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को के शहबाज शरीफ साहब की बात कोई नहीं सुननी, बल्कि उसके अपोजिट जाना। और पीडीएम में वही बात है कि हमने पीपल्स पार्टी को नहीं आने देना, और शहबाज शरीफ साहब अगर ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी आपने डिस्ग्रेस कर देना है, बड़े अच्छे तरीके से उनका पत्ता भी साफ़ करें। वही हुआ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि पीपल्स पार्टी को तो प्रोटोकॉल्स ही नहीं आते, पीपल्स पार्टी को तो तहज़ीब ही नहीं है कि पीडीएम और अपोजिशन के साथ करना कैसे, अपोजिशन जमात, अपोजिशन पॉलिटिक्स कैसी करनी है।
इस पे ज़रा पीपल्स पार्टी को भी काफ़ी गुस्सा आया। उन्होंने आओ देखा न ताओ, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को एक टीका लगा दिया और मौलाना बख्श चांडी साहब को मैदान में उतारा। उन्होंने बता दिया कि शहबाज शरीफ हमें कोई पीडीएम में जाने का शौक़ नहीं है और ना ही पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ को, शरीफ ख़ानदान को अपना कंधा इस्तेमाल करने की इजाज़त देगी। ये हो गया है मामला। असल में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि उसके बाद में पहले ज़रा मौलाना फजल रहमान साहब का भी आपको बता दूं। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी एएनपी ने पीडीएम की तौहीन की थी और जिसका अजाला करना होगा और शो काज नोटिस का पहले जवाब देना होगा, उसके बाद कोई बात और हो सकती है। लिहाजा पीडीएम के लिए दरवाज़े अभी तक बंद हैं। एएनपी मैदान में आई। एएनपी ने कहा भाई हमने तो पीडीएम में एक दफ़ा जो थूक दिया वो थूक दिया, उसे हम दोबारा चाटने का कोई इरादा नहीं रखते। अब ये चल क्या रहा है ये ज़रा सुन लीजिए। चल ये रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब और मुस्लिम लीग नवाज़, इनका मामलात हो गए ख़राब, और ख़राब ऐसे हुए कि काफ़ी बेकदरे हो गए। और बेकदरे होने के बाद अब इनकी कोई वो नहीं रही अपोजिशन में, यानी हुकूमत को टफ़ टाइम देने की पोजीशन में ये है नहीं। जब है नहीं तो उन्होंने कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी तो करनी है कि जिससे अपने वोटर्स को अपने साथ रख सकें, वरना तो फिर आपको मालूम है कि मामला कहीं के कहीं जा सकते हैं और वोट बैंक कम हो सकता है। लिहाजा एक ही वजह है और वो वजह ये है कि शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज को रखना तो है अपने साथ, बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल भी करना है, लेकिन इनको किसी ऐसी पोस्ट पे या ऐसा ओहदा नहीं देना कि जिससे पार्टी उनकी हाथ से निकल जाए और पार्लियामेंटेरियंस भी हमारे हाथ से निकल जाए और पार्टी भी हाथ से निकल जाए। तो किसी भी किस्म की कोई अगर शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को इन हाउस तब्दीली की बात सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि नवाज़ शरीफ साहब और मरीम सफ़दर साहबा अब किसी भी जल्दी में नहीं है, ना वो इलेक्शन पहले चाहते हैं, ना वो मौजूदा हुकूमत का ख़ात्मा चाहते हैं। उसकी रीज़न है वो सितंबर 23 का इंतज़ार कर रहे हैं, सितंबर 2023 का, और उनकी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त से भी कोई एक महीना आगे हो जाए तो कोई हरज नहीं है, यानी अक्टूबर नवंबर 2023 से पहले इंतखाबात ना हों। और उसका सपोर्ट कौन सी चीज़ कर रही है मेरे इस ख़बर को, वो ये कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब बेवन फील्ड और फ्लैगशिप अल-अज़ीज़िया इन अपीलों की समाअत थी, तो अब मरीम नवाज़ साहिबा भी और नवाज़ शरीफ साहब भी नहीं चाहते कि उनकी अपीलों का फ़ैसला हो, और वो ये चाहते हैं कि या तो ये बेखतरफा तौर पे फ़ैसला सुना दे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। नवाज़ शरीफ साहब तो आने वाले नहीं हैं और उनकी अदम मौजूदगी में यकतरफा तौर पे इन अपीलों का फ़ैसला सुना दें। बेशक एहतसाब अदालत के फ़ैसले को बरकरार रखें और नवाज़ शरीफ साहब की डिस्क्वालिफ़िकेशन भी बरकरार रहे, उनकी सज़ाएँ भी बरकरार रहे, उनको इससे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन यकतरफा तौर पे हो जाए। लेकिन वो आएंगे नहीं और ना ही इस मुकदमे को परसू करने के लिए अपना वकील भेजेंगे। यही मामला है मरीम सफ़दर साहिबा का। वो भी ये चाहती हैं कि अपने सफ़दर साहब, हालांकि उनका क्या लेना देना, वो ये सब चाहते हैं कि ये अपीलें जो हैं ये ना सुनी जाएं और ये मुकदमात इसी तरह पड़े रहें तब तक। उसकी वजह है कि अगर फौरी फ़ैसला हो जाता है और वो फ़ैसला हक़ में आए या ख़िलाफ़ आए, दोनों सूरतों में अगर मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब के हक़ में आता है तो नैब जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, हुकूमत जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में दोबारा मैदान फ़ाइनल राउंड वहाँ खेला जाएगा। और वहाँ पे वो समझते हैं कि अभी तक सूटेबल सिचुएशन नहीं है उनके लिए। ये शरीफ ख़ानदान समझता है कि इस वक्त ये यहीं पे पेंडिंग पड़ा रहे, बहुत अच्छी बात है, बेशक यकतरफा तौर पे कोई फ़ैसला आ जाए कोई मसला नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाए सितंबर 2023 के बाद, ताकि
उनके हालात उस वक्त फेवरेबल हों और अच्छे ओहदों पे, अहम ओहदों पे कोई अच्छे लोग, उनके हम ख्याल लोग फाइज हो जाएं। जब वो लोग अपने अपने ओहदों पर फाइज हो जाएंगे तो नवाज शरीफ साहब और मरीम सफदर साहबा समझती हैं कि वो वक्त होगा हमारे लिए दोबारा री एंटर होने का पॉलिटिकल सिस्टम में। तो तब तक ये सिस्टम चलता रहे, उस्मान बुज़ार साहब भी रहें, इमरान खान साहब भी रहें, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, उससे पहले ये काम ना किया जाए। तो इसीलिए वो ऐसी हर मूव जिस पर ज़रा बराबर भी शक होता है, वो खा शहबाज शरीफ साहब मैदान में उतरें, हमजा शहबाज उतरें या कोई और उतरे, वो इसको डिफ्यूज़ कर देते हैं। और यही काम मरीम सफदर साहबा ने अब किया, ख़ुद भी और शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए भी और मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़रिए भी करवाया है। तो ये हैं वो चीज़ें जो कि इस वक्त पस्से पर्दा चल रही हैं। लेकिन एक और अहम बात, वफाकी काबीना का इजलास होता रही, उसमें TLP वाला मामला फिर ज़ेर बहस आता है और TLP की जो रिव्यू अपील है उसको सुनने के लिए वज़ारत दाखिला ने कमेटी तश्कील दी थी। उस कमेटी की मंजूरी दे दी है वफाकी काबीना ने और अब 1 महीने के अंदर अंदर ये जो नज़रसानी कमेटी है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में फ़ैसला करेगी, उसका मौक़िफ़ सुनने के बाद कि आया वो कलअदम उसको कलअदम करार देने का फ़ैसला बरकरार रखा जाए या फिर उसको फ़ारिग कर दिया जाए। तो ये अब 1 महीना यूँ समझें कि काउंटडाउन शुरू हो जाएगा कल से। जैसे ये नोटिफिकेशन होता है इस कमेटी का, वफाकी काबीना मंजूरी दे चुकी और 1 माह के अंदर अंदर अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का भी फ़ैसला होगा। ज़्यादा इम्कान यही कहा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को शायद मुस्तकिल तौर पे कलअदम ना रखा जा सके और अगर गवर्नमेंट ये काम करती भी है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और वहाँ पे इतना मटेरियल नहीं है कि आप तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दे सकें, क्योंकि अभी तक वो किसी ऐसे गैर आइनी, गैर कानूनी, किसी दहशतगर्दी, मुल्क दुश्मनी वाले मामले में हरगिज़ मुलव्वस नहीं है। तो ये है एक और छोटी सी खबर। दिल्ली मोदी सरकार पागल हुए हैं जी, और मोदी सरकार इस हद तक पागल हो गए हैं कि दिल्ली में ट्विटर के दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा और वहाँ पे काफ़ी तोड़ फोड़ भी की। और उसकी वजह ये थी कि कोरोना की वबा से बेशतर मुलाजमीन जो हैं वो अपने घर काम कर रहे थे और दफ्तर में 2-1 अफराद के अलावा कोई नहीं था, इसलिए वहाँ से उसको कुछ नहीं मिला। और छापा इसलिए मारा गया कि सोशल मीडिया और इदारों के साथ तनाव का शिकार चल रहे थे और वहाँ की रॉ भी शामिल है इसमें, खुफिया एजेंसियाँ भी शामिल हैं इस छापे में और मोदी सरकार भी शामिल है, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल पे सोशल मीडिया पे मोदी सरकार पे काफ़ी तनकीद हो रही है, वीडियोस शेयर की जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे क़यामत सुग़रा एक मौजूद है, लाशों के अंबार हैं और हालात आपको मैं मुतअद्दिद दफ़ा बता चुका हूँ कि बहुत बुरे हैं। और इनका ख़्याल है कि ये सोशल मीडिया को अगर काबू कर लिया जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये सैकड़ों हज़ारों ट्वीट्स डिलीट करवा चुके हैं, अकाउंट्स बंद करवा चुके हैं, दीगर समाजी राब्तों की वेबसाइट पे भी अपना प्रेशर डाल चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि हक़ाइक़ जो है वो कहीं ना कहीं से निकल आते हैं। तो लिहाजा आखिरी ये काम किया है कि ट्विटर के दफ्तर पर ही हमला कर दिया और तोड़ फोड़ की, और वो भी पुलिस ने की। तो देखते हैं जनाब इससे मुस्बत असरात मरतब होंगे या मनफी। तो एक और भी जी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और वो है इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी जारहाना मूड में हैं और मेरा ख़्याल है कि वो चाहते हैं कि कोई भी महाज बंद ना हो, बल्कि फ्रंट फुट पे हर महाज पे लड़ा जाए, वो खा JKT हो, खा वो PDM हो, खा वो मुस्लिम लीग नवाज़ हो, शरीफ फैमिली हो, मुकदमात हों, ज़मानतें हों, हर तरह। तब उन्होंने एक और फ़ैसला किया है और वो फ़ैसला ये है कि कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बदतर हो चुकी है, जराइम बढ़ रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं, शहरियों के जान व माल की
हिफाजत मुमकिन नहीं हो रही, इसलिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान यानी कि वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि कराची वफाक जो है वो अमन व अमान के मामले में अपना किरदार अदा करे और आइनी किरदार अदा करे। और इसके लिए उन्होंने वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब को टास्क दिया कि वो फ़ौरन कराची भी जाएं और दूसरा रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस हुकाम से मुलाकातें करें और दोबारा से रेंजर्स को फ़ाल किया जाए कराची और दीगर शहरों में, ताकि जो सिंध पुलिस या सूबाई हुकूमत नाकाम हो रही है, एक फेलियर है उनका बकौल वफाकी हुकूमत के, बकौल इमरान ख़ान साहब के, उस फेलियर को कंट्रोल करने के लिए, उस नाकामी को कंट्रोल करने के लिए वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करे और वफाकी हुकूमत अपने वफाक के जो मातहत इदारे हैं, रेंजर्स ख़ास तौर पे, उसके ज़रिए। तो शेख रशीद साहब को टास्क दिया गया है और वफाकी वज़ीर दाखिला मुतहर्रिक हो चुके हैं। इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्दअमल भी यकीनन शदीद होगा और ये ऐसे वक्त में यह काम किया जा रहा है कि जब दो अहम तरीन इजलास हुए और उसके बाद और फिर ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में ये किया गया है जब पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब के इशाइये में शरीक होकर ना इधर के रहे ना उधर, खुदा ही मिला ना मिसाले सन, हम इधर के रहे ना उधर के हम कर चुकी है। तो अब सिंध में वफाकी हुकूमत का नया प्लान क्या है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का और सिक्योरिटी फोर्सेस का और रेंजर्स का, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है जो आने वाले दिनों में काफ़ी ये बहस है, बहस नहीं बल्कि ये एक बड़ा इशू बन के सामने आएगा। उसकी वजह है कि सिंध में और ख़ास तौर पे कराची और बड़े शहरों में कोरोना बहुत फैल चुका है और वहाँ पे एक कह लें आप सेमी किस्म का कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है, किया जा चुका है, तो वो भी एक अलग से मामला है। फिर वज़ीर आला सिंध, उनके ख़िलाफ़ कोई एक वादा माफ़ भी आ चुका है जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस है। तो अब रुख अनवर जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ लगता है शायद। तो देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।